Hi guys, I am Ramakant Kumar. Welcome to my YouTube channel. हम 11th क्लास का जो NCERT का बुक है, NCERT का जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट इंडियन आर्ट, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 इस बुक का हम पूरा सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें आज ये दूसरा सेशन है हमारा। पिछले सेशन में, और ये बुक याद रखना है कि ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दो या स्टेट पीसीएस का दो या एसएससी का दो या रेलवे का दो या कोई भी कंपटीटिव एग्ज़ाम दो या 11th क्लास का तो के लिए तो आपका ये बुक इम्पोर्टेंट है ही है। पिछले सेशन में हमने देखा था हिस्टोरिकल टाइम पीरियड और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड क्या होता है, जिसके बारे में हमने देखा था। और ये हमारा पहला चैप्टर है जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में है। तो पिछले सेशन में हमने जो भी कवर किया था उसका हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना था कि हिस्टोरिकल टाइम पीरियड को किस आधार पे बांटा गया था, जिसमें इंडियन हिस्ट्री को जो था मेन रूप से सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जिसमें पहला था एंशियंट हिस्ट्री जो कि बिगनिंग से लेकर के 647 एडी तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट था। यानी बिगनिंग से लेकर करके डेथ ऑफ हर्षा यानी हर्षवर्धन की मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट था। उसका दूसरा क्या था, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, जो कि 647 एडी से 647 एडी टू 1757 एडी, यानी डेथ ऑफ हर्षा टू बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। यानी हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर के जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। और तीसरा हमने देखा था मॉडर्न हिस्ट्री जो कि 1757 एडी से जो था 1990 तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था। जो कि बैटल ऑफ प्लासी टू ग्लोबलाइजेशन, यानी प्लासी के युद्ध से लेकर के ग्लोबलाइजेशन तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था। ये हमने देखा था। आइए अब आगे हम देखते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्दर एंशियंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें था लिथिक एज, चालकोलिथिक एज और क्या था, आयरन एज था, है ना। जिसमें लिथिक एज में हमने बताया था क्या कि लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। फर्दर एंशियंट हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसमें था पहला जो था वो क्या था, लिथिक एज या स्टोन एज, इसको ही बोलते हैं स्टोन एज, जो कि 30 लाख BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था,
लिथिक एज था। सेकेंड जो था हमारा क्या था, वो था चाल्कोलिथिक, चाल्कोलिथिक एज, जो कि चाल्कोलिथिक 3500 BC से लेकर के 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था हमारा क्या था, ये चाल्कोलिथिक था। चाल्को का मतलब क्या होता है, कॉपर। कॉपरलिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। यानी जिस टाइम पीरियड में चाल्को यानी कॉपर और स्टोन दोनों का यूज किया गया था उसको कहा गया चाल्कोलिथिक एज। और तीसरा हमारा क्या था, आयरन एज था। आयरन एज जो कि 1000 BC से लेकर के 500 BC तक का जो टाइम पीरियड था हमारा क्या था, वो आयरन एज था। इसमें देखो लिथिक एज में क्या था, मेन रूप से ह्यूमन्स ने जो था वो सबसे ज़्यादा किसका यूज किया था, स्टोन का यूज किया था, पत्थर से बने हुई चीज़ों का यूज किया था। इसलिए क्योंकि और भी जैसे कॉपर, ब्रोंज, ये सब जो था, आयरन, इसके बारे में उस टाइम लिथिक एज तक टाइम पीरियड तक जो था 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था उस टाइम वुमेंस को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए इस टाइम पीरियड को लिथिक एज या स्टोन यूज कहा गया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो था स्टोन का यूज किया था। फिर चाल्कोलिथिक आया जो कि 3500 BC से 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड था। उसमें चाल्को का मतलब क्या था, कॉपर, और लिथिक का मतलब होता स्टोन। यानी इस टाइम पीरियड में जो था कॉपर के साथ साथ वुमेंस ने क्या किया था, कॉपर के साथ साथ वुमेंस ने स्टोन का भी यूज किया था। इसलिए इस टाइम पीरियड को कहा गया चाल्कोलिथिक एज, है ना, चाल्कोलिथिक एज। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता युग, है ना। या इसी टाइम पीरियड में फिर आगे हम देखते हैं क्या आता है, ब्रोंज एज आता है। ब्रोंज एज याद रखना कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इसी टाइम पीरियड में था, है ना, चाल्कोलिथिक एज में या ब्रोंज एज में ही था। क्योंकि और ये भी याद रखना है आपको कि वुमेन्स ने जो था सबसे पहले किस मेटल का यूज किया था, सबसे पहले जो यूज किया था वो कॉपर मेटल का यूज किया था, कॉपर धातु का यूज किया था, है ना, तांबा का। उसके बाद आता है हमारा क्या, आयरन एज। आयरन एज जो कि 1000 BC से 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो आयरन एज हमारा कहलाता है ना। और ये वैदिक एज से स्टार्ट होता है। वैदिक काल जो आया था उस टाइम पीरियड, वो वैदिक एज जो है ये किस में आता है, ये आयरन एज में आता है। 1000 BC से 500 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा आयरन एज कहलाता है, वैदिक काल, है ना। फिर आगे हम फर्दर देखते हैं कि लिथिक एज को फिर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फिर लिथिक एज को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला क्या था आपका, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज एंड इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते थे, ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं ना। ये जो इसका जो टाइम पीरियड है 30 लाख BC से 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है, 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, वो जो है पैलियोलिथिक एज कहलाता है ना। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल इसको बोलते हैं। फिर सेकेंड जो था हमने देखा था वो क्या था, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो कि 10,000 BC या 9,000 BC भी बोल सकते हैं इसको, से लेकर के जो था 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा क्या था, मेसोलिथिक एज था। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना। और थर्ड जो हमारा क्या है वो न्यूलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज जो कि हमारा 7,000 BC से लेकर के जो है 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या है,
नियोलिथिक एज है ना, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब इसमें याद रखना है कि पैलियोलिथिक एज क्या था। पूर्व पाषाण काल में जो था ह्यूमन्स जो था, पूर्व पाषाण काल में जो था ह्यूमन्स जो था मेनली रूप से वो क्या था, हंटर था, यानी मेनली रूप से वो जो था हंटिंग के ऊपर डिपेंड होता था, यानी शिकार के ऊपर डिपेंड होता था। और इस टाइम पीरियड में जो था ये कैसा टाइम पीरियड था, ये फूड कंज्यूमर था, है ना। पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो क्या थे, फूड, पैलियोलिथिक एज के लोग जो थे वो क्या थे, फूड कंज्यूमर थे, है ना। पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे वो क्या थे, फूड कंज्यूमर, यानी सिर्फ भोजन को वो खाना जानते थे, उसका जो था उसको वो उसका प्रोडक्शन नहीं जानते थे, है ना। फूड का वो प्रोडक्शन नहीं जानते थे। पैलियोलिथिक एज के लोग क्या थे, फूड कंज्यूमर थे, फूड कंज्यूमर या फूड गैदरर थे, फूड गैदरर, यानी ये भोजन को सिर्फ ये कंज्यूम करना जानते थे और ये मेनली रूप से हंटिंग के ऊपर डिपेंड रहते थे। फिर आया मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में कोई खास चेंज नहीं आया था, इसमें भी मेनली रूप से वो हंटिंग के ऊपर ही डिपेंड होते थे और जो नेचुरल सोर्सेज जो हमें मिलती थी उसके ऊपर डिपेंड थे। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और बदलाव आया था, लेकिन हंटिंग के रूप में हेल्प लेने के लिए इन्होंने एनिमल्स का यूज कर लेना शुरू कर दिया था, यानी एनिमल्स को इन्होंने पालतू बनाना सीख लिया था। लेकिन न्यूलिथिक एज में जो था एक ड्रास्टिक चेंज आया, वो क्या था हमारा, ये फूड कंज्यूमर से क्या बन गए, फूड कंज्यूमर से बन गए फूड प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर, यानी ये भोजन फूड का जो भोजन जो होता था उसका उत्पादन करना इन्होंने सीख लिया था, यानी एग्रीकल्चर का खोज कर लिया था, है ना। एग्रीकल्चर का खोज इन्होंने कर लिया था और इसी टाइम पीरियड न्यूलिथिक एज में ही जो था मानव बस्तियाँ बसना शुरू हुई थी। ये याद रखना है। एक चीज़ याद रखना है कि फायर का जो डिस्कवरी हुआ था, वो किस टाइम पीरियड में हुआ था, ये हुआ था पैलियोलिथिक एज में ही हुआ था, है ना। फिर आगे हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज को भी 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया गया, है ना। जिसमें पहले जो था एर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी पहले वाला जो पहला पार्ट जो कि 30 लाख BC से लेकर के 30 लाख BC से लेकर के जो था 1 लाख BC तक का जो टाइम पीरियड है, BC तक का जो टाइम पीरियड था वो एर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड था, है ना। और इसी टाइम पीरियड में जो था 2 लाख BC से 1 लाख BC के बीच में जो था वो फायर का डिस्कवरी हुआ था एर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड में, याद रखना है। एर्लियर पैलियोलिथिक पीरियड में ही फायर का डिस्कवरी हुआ था। दूसरा क्या है, वो है मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख BC से 1 लाख BC से जो है क्या है 40,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक एज है। और तीसरा हमारा क्या है, अपर यानी लेटर वाला, बाद वाला, अपर या लेटर भी बोलते हैं इसको, लेटर यानी बाद वाला जो है उत्तरवर्ती, इसको हिंदी में बोलेंगे उत्तरवर्ती पूर्व पाषाण काल, है ना। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है 40,000 BC से लेकर के जो है 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारा क्या कहलाता है, अपर या लेटर पैलियोलिथिक एज कहलाता है। और याद रखना है इसी पैलियोलिथिक एज में हमने बताया था कि केव पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। और याद रखना है कि फायर का जो डिस्कवरी हुआ था वो एर्लियर पैलियोलिथिक एज में हुआ था और केव पेंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो लेटर या अपर पैलियोलिथिक एज में हुआ था, है ना।
इसके अलावा हमने जाना था प्री हिस्टोरिक एज किसको कहते हैं, यानी जिस एज में कोई लिखित दस्तावेज या लिखित प्रमाण कुछ प्रूफ नहीं मिलता है, सारा का सारा जो हमें होता है जानकारी के लिए एविडेंसेस के ऊपर डिपेंड होना होता है, यानी वो जो पॉटरी ज्वेलरी वगैरह मिलते थे, वो टूल्स वगैरह जो यूज़ करते थे और एक्सीबिशन साइट से, और जो भी चीज़ें उनका जो बोन्स वगैरह मिलता था, कंकाल वगैरह मिलता था, उससे ही हमें जानकारी मिलती है ना, कोई लिखित प्रमाण नहीं है। हमने ये पिछले सेशन में जाना था। अब आगे हम चलते हैं। आगे कह रहा है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग वाज मेड इन इंडिया इन 1867-68 बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट आर्किबोल्ड कैरलेले 12 years बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अल्टामीरा इन स्पेन। तो कह रहा है, आपको जान करके एक आश्चर्य होगा कि जो दुनिया में जो सबसे पहले केव पेंटिंग की जो खोज हुई थी वो कहाँ, इंडिया में ही हुई थी, है ना, इंडिया में हुई थी। और ये किन्होंने खोजा था, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे आर्किबोल्ड कैरलेले एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि ब्रिटिश थे, और उन्होंने खोज किया था केव पेंटिंग का इंडिया में, है ना। और जो कि ये खोज जो हुआ था, जो कि अल्टामीरा जो कि स्पेन में केव पेंटिंग है, उससे 12 years बिफोर हुआ था, 12 years बिफोर ही हो गया था खोज हमें, है ना। और इसमें फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि आर्किबोल्ड कैरलेले जो थे, ये जो थे जो भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके जो जनक माने जाते, फादर माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम उनके साथी थे या उनके असिस्टेंट कहें, उनके थे। आपको याद रखना है कि 1861 में जो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसका स्थापना किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, है ना। फिर आगे क्या करें, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा एंड घोष वेयर द अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो क्या करा है कि ये देखो, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि सबसे पहले इंडिया में जो था केव पेंटिंग की खोज किन्होंने की थी, रॉक पेंटिंग की खोज किन्होंने की थी, तो उनका उसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्किबोल्ड कैरलेले, है ना। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये नाम दे देंगे सबकी, कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष, ये सब क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि सबसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो थे, जो सबसे पहले जो बड़ी मात्रा में उन्होंने साइट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स जो था रॉक प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड्स का उसका उन्होंने खोज किया था। तो डायरेक्ट ये ऑप्शन में दे देगा, मतलब क्वेश्चन में दे देगा कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा, घोष, तो उसको आपके ऑप्शन में देगा ये क्या थे, इनके बारे में पूछेगा कि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, इंजीनियर थे या हिस्टोरियन थे, क्या थे, तो उसमें आपको सही आंसर मार्क करना होगा। तो क्या होगा, ये अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थे जो उन्होंने कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी साइट्स का उत्खनन करवाया था, डिस्कवर किया था, है ना, पता लगाया था। देखो क्या करा, रेमनेंट्स ऑफ रॉक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव सिचुएटेड इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। तो क्या करा है कि जो बहुत सारे रॉक पेंटिंग का जो रिमेनेंट्स है, अवशेष जो मिला है, वो कहाँ से मिला है हमें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के कई जिलों से, सेवरल डिस्ट्रिक्ट से हमें मिला है। यानी रॉक पेंटिंग का जो अवशेष है हमें कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों से हमें प्राप्त हुआ है। कह सब पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द कुमायूं हिल्स इन उत्तराखंड आल्सो। कह कुछ पेंटिंग तो हमें जो है उत्तराखंड के कुछ पेंटिंग क्या कर रहा है कि हमें जो है उत्तराखंड के कुमायूं रीजन से भी मिला है, कुमायूं की जो पहाड़ियाँ हैं उससे भी हमें मिला है। द रॉक शेल्टर्स ऑन बैंक्स ऑफ रिवर सोयल एट लखू दियार का, लखू दियार का जो कि ये जो लखू दियार एक जगह का नाम है जो कि सोयल रिवर के किनारे है, जो कि 20 किलोमीटर ऑफ अल्मोड़ा बरछीना रोड, जो कि 20 किलोमीटर दूर है ना, कहाँ से, अल्मोड़ा बरछीना रोड से दूर है। लखू दियार उत्तराखंड में जो पड़ता है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी हमें केव पेंटिंग के अवशेष मिलते हैं। लखू दियार लिटरली मीन्स 1 लाख केव्स। देखो यहाँ से आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि लखू दियार का मतलब क्या आता है, लखू दियार का मतलब होता है 1 लाख केव्स, मतलब 1 लाख गुफाएं। आपको ऑप्शन देगा कि लखू दियार मीन्स क्या होता है, 1 लाख केव, 1 लाख पेंटिंग, 1 लाख और भी कुछ दिया जा सकता है, 1 लाख
डिस्ट्रिक्ट, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। उसमें से आपको सही आंसर चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लखुद यार का मतलब क्या होता है? 1 लाख कैप्स होता है। और याद रखना है ये लखुद यार कहाँ है? ये लखुद यार जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि एक प्री हिस्टोरिकल साइट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जो कि रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। द पेंटिंग्स हेयर कैन बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे जो पेंटिंग मिली है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। यहाँ पे उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो लखुद यार जो जगह है, जिसको लखुद यार का मतलब 1 लाख केव्स होता है, वहाँ पे जो पेंटिंग जो है वो क्या है? वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। इसमें मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन वाइट, ब्लैक एंड रेड और ग्रे। कर यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो कि यानी वहाँ को जो पेंटिंग मिला है वो एक तो या तो मैन के ऊपर बनाया गया है, या एनिमल के ऊपर बनाया गया है, या फिर वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ज्योमेट्रिक पैटर्न का मतलब जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इस टाइप का जो है ना, ज्योमेट्रिक पैटर्न में बनाया गया। और ये कौन कौन से कलर से बनाया गया है? वाइट से, ब्लैक से, या रेड और ग्रे। देखो रेड और ग्रे क्या होता है? रेड और ग्रे एक रेड टाइप का कलर होता है, रेड जैसा ही होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं गेरुआ कलर, है ना, गेरुआ कलर, रेड और ग्रे। ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म्स। ह्यूमन्स को जो है स्टिक लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है ना। ह्यूमन्स को ऐसे, ह्यूमन्स जो है इसको स्टिक लाइक फॉर्म में ऐसे मतलब रिप्रेजेंट किया गया पूरा, मतलब ऐसे करके, मतलब पूरा जो कहते हैं ना, पूरा फिगर नहीं बनाया गया है, उसको क्या किया? स्टिक लाइक फॉर्म में, मतलब स्टिक जैसा बनाया गया है। ए लॉन्ग स्नाउटेड एनिमल, ए फॉक्स एंड मल्टीपल लेग लिजार्ड आर द मेन एनिमल मोटिव्स। इनका जो मोटिव जो क्या था, किसके ऊपर बनाते थे फिगर? मेनली रूप से ये लॉन्ग स्नाउटेड, एक लंबा गर्दन वाला एक जानवर, और एक लोमड़ी, और एक कई पैरों वाले छिपकलियाँ को ये बनाए हैं, है ना। इनका जो मेन मोटिव है, मेन थीम है इसका। अब करें, देखो आगे। बेबीलाइंस रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड ग्रुप्स ऑफ डॉट्स कैन आल्सो बी सीन हेयर। मतलब कर यहाँ पे जो है बेबीलाइंस यानी लहरदार रेखाएं, यहाँ पे जो है हमें क्या मिला है? ये यहाँ पे कह रहा है कि हमें बेबीलाइंस मतलब लहरदार रेखाएं, यहाँ देखो ये बेबीलाइंस ये मिला है ना, ये बेबीलाइंस लहरदार रेखाएं मिला है। बेबीलाइंस रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन, रेक्टेंगल फील्ड ज्योमेट्रिक डिजाइन और ग्रुप्स ऑफ डॉट्स कैन आल्सो बी सीन हियर। मतलब यहाँ डॉट डॉट का ग्रुप ऐसे भी, ऐसा पेंटिंग भी हमें मिला है। एंड वन ऑफ इंटरेस्टिंग सीन्स डिपिक्टेड हेयर ऑफ हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर। देखो क्या कर रहा है इसमें, इसमें एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ मिला है वहाँ पे क्या है? ये हैंड मतलब हाथ जोड़ करके ये डांस करते हुए जो है हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर जो है लखुद यार उत्तराखंड से मिला है, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहाँ से मिला? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि हैंड लिंक्ड डांसिंग फिगर जो है वो कौन सा केव से मिला है? भीमबेटका से, लखुद यार से, या कोई भी और भी साइट का नाम दे देगा, है ना। तो याद रखना है आपको कि ये कहाँ से मिला है? लखुद यार से मिला है। और बेबीलाइंस ये भी कहाँ से मिला है? लखुद यार से, उत्तराखंड के। देखो ये बेबीलाइंस है, और ये हाथ जोड़ करके डांस करते हुए फिगर है ना। देयर इज सम सुपर इम्पोजन ऑफ पेंटिंग्स। मतलब कर रहा है कुछ पेंटिंग जो है सुपर इम्पोजन है। सुपर इम्पोजन करने का मतलब एक ही पेंटिंग के ऊपर दूसरा पेंटिंग वो बना देते थे, है ना।
The earliest are in black, over these are red ochre paintings and the last group comprise white painting। देखो क्या कर रहा है, जो सुपर इम्पोजन जो हुआ है, मतलब एक के ऊपर दूसरा पेंटिंग, दूसरा के ऊपर तीसरा पेंटिंग जो बनाया है, तो इसमें जो सबसे पहला जो पेंटिंग जो बनाया गया था वो किस में था, ब्लैक कलर से बनाया गया था। उसके बाद जो उसके ऊपर जो पेंटिंग बनाया गया था वो रेड ओकरे कलर से बनाया गया था, यानी गेरुआ कलर से बनाया गया था। और इसके ऊपर का जो बाद में सबसे बाद में जो पेंटिंग बनाया था लास्ट में जो था वो वाइट कलर से पेंटिंग बनाया गया था। फ्रॉम कश्मीर टू स्लैब्स विथ इनग्रेविंग्स हैव बीन रिपोर्टेड, मतलब कश्मीर से भी 2 स्लैब मिले हैं इनग्रेविंग्स के, मतलब पेंटिंग के, है ना, इनग्रेव कर के। द ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश प्रोवाइड सुटेबल कैनवासेस टू द नियोलिथिक मैन फॉर हिज पेंटिंग्स। कह रहा है कि जो ग्रेनाइट रॉक जो है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, ये एक सुटेबल कैनवास प्रदान करते थे नियोलिथिक मैन को पेंटिंग बनाने का। कैनवास का मतलब होता है रहने का स्थान, है ना, ये इसको नियोलिथिक मैन को जो है वो प्रदान करते थे पेंटिंग बनाने के लिए। देयर आर सेवरल सच साइट्स बट मोर फेमस एमंग देम आर, वहाँ पे भी बहुत सारे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में बहुत सारे जो है वो जो है प्री हिस्टोरिकल जो है रॉक पेंटिंग पाए गए हैं, जिनमें से सबसे फेमस जो है वो कुपगल्लू और पिकली हाल और टेकाला कोटा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कुपगल्लू क्या है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का साइट्स है। और याद रखना कि कुपगल्लू जो है ये कहाँ है, तेलंगाना में है, और पिकली हाल और टेकाला कोटा जो है ये कर्नाटका में है। याद रखना है। 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम हेयर पेंटिंग इन वाइट पेंटिंग इन रेड ओकरे ओवर ए वाइट बैकग्राउंड एंड पेंटिंग इन रेड ओकरे। देखो क्या करा है, यहाँ पे जो मिला है ये 3 साइट्स जो है कुपगल्लू, पिकली हाल और टेकाला कोटा जो है, यहाँ से कैसे कैसे पेंटिंग मिले हैं। यहाँ से जो पेंटिंग मिले हैं वो क्या है, वो जो है या तो फिर एक कह रहा है कि पेंटिंग इन वाइट, या तो ये पेंटिंग में वाइट पेंटिंग मिला है, या पेंटिंग इन रेड ओकरे ओवर ए वाइट बैकग्राउंड, मतलब वाइट बैकग्राउंड के ऊपर, वाइट ये वाइट बैकग्राउंड है, ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो रेड ओकरे से पेंटिंग किया गया है, यानी है ना, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर किससे किया गया है, रेड ओकरे से पेंटिंग किया गया है, ऐसा मिला है। या तो फिर सिंपल वो रेड ओकरे से बनाया गया है, ऐसे 3 टाइप्स के, है ना, यहाँ से रिपोर्ट किया गया है। कौन कौन सा, या तो वाइट पेंटिंग है, सिर्फ वाइट से बनाया गया है, और दूसरा क्या है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड ओकरे से बनाया गया है, और तीसरा जो है सिर्फ रेड ओकरे से बनाया गया है। देखो आपने बताया हैंडलिंग डांसिंग का ये है, और ये जो है बैबी लाइन्स जो है लहरदार रेखाएं के है, ये उत्तराखंड, दोनों दोनों जो है बैबी लाइन्स और हैंडलिंग डांसिंग फिगर दोनों कहाँ से मिला है, लखुदियार उत्तराखंड से मिला है। ओके, दीज पेंटिंग्स बिलोंग टू लेट हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल एंड न्योलिथिक पीरियड्स, और ये सभी पेंटिंग जो है वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये लेट हिस्टोरिकल जो बाद जो हिस्टोरिकल पीरियड है उससे बिलोंग करता है, और अर्ली हिस्टोरिकल से और न्योलिथिक पीरियड से, है ना। दीज सब्जेक्ट्स डिपिक्टेड आर बुल्स, एलिफेंट्स, सांबर्स, गैजल्स, शीप, गोट्स, हॉर्सेस, स्टाइलिस्ट वुमेन्स, ट्राइडेंट्स, बट रेयरली वेजिटल मोटिव्स। कह रहा है कि ये जो मेनली रूप से जो इनका जो थीम था, जो जिसके ऊपर वो फिगर बनाते थे, जिस चीज़ का फिगर बनाते थे वो क्या था, बुल्स का बनाते थे, एलिफेंट्स का बनाते थे, सांभर का, गैजल्स का, शिप का, गोट का, हॉर्स का, स्टाइलिस्ट वुमेन्स का, मतलब वुमेन को विभिन्न विभिन्न अलग अलग स्टाइल में दिखाया गया है, ट्राइडेंट्स मतलब त्रिशूल का, बट रेयरली वेजिटल मोटिव, लेकिन वेजिटल मोटिव जो होता है पेड़ पौधे जो होते थे उसका बहुत कम वो बनाते थे फिगर। बट करा कि रिचेस्ट but the richest paintings are reported from the Vindhya range of Madhya Pradesh and their Camorian extension into Uttar Pradesh।
कह रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग जो हमें मिली है वो कहाँ से मिली है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल से मिली है और कुमायूं रीजन से मिला है ना। मध्य प्रदेश में सबसे इम्पोर्टेंट साइट क्या है, भीमबेटका है ना, याद रखना है भीमबेटका। कह रहा है कि विंध्या रीजन सब मध्य प्रदेश के विंध्या रीजन और जो विंध्या रेंज का ही कैमूर एक्सटेंशन है, कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि बिहार के कैमूर जिले तक का फैला हुआ है ना। यूपी से होते हुए ये बिहार के कैमूर जिले तक चला जाता है, जो कि कैमूर रेंज की पहाड़ियों तक में भी ये पेंटिंग पाए गए हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हिल रेंज आर फुल ऑफ पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक रिमेन्स एंड दे आर आल्सो फुल ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड plants, fruits, streams, creeks, these are perfect place for stone age people to live। करा कि ये पूरा जो एरिया जो है विंध्या रेंज का जो एरिया है और जो कैमूर जो है वो एरिया जो है वो पूरा किससे भरा हुआ है, वाइल्ड प्लांट्स मतलब जंगली पौधों से, फ्रूट से, फलों से, मतलब स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियों से भरा हुआ है, स्रोतों से भरा हुआ है। ये जो है एक बहुत ही आइडियल प्लेस थे, परफेक्ट प्लेस था स्टोन एज पीपुल के रहने के लिए। आज भी देखोगे कि उस सब एरिया में जो है सबसे ज़्यादा पहाड़ मिलेंगे आपको, मतलब जंगल मिलेगा, नदियाँ मिलेगी उस एरिया में, और उस टाइम से ही है। आज भी आप देखो जहाँ जहाँ भी जो केव पेंटिंग मिला है ना, रॉक पेंटिंग, वहाँ पे आज भी देखो कि सबसे ज़्यादा जंगल है वहाँ पे, है ना। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, वहीं पर है। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका मिला है, मध्य प्रदेश में अभी भी इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। फिर वो क्या करें, Among these largest and most spectacular rock shelter is located in the Vindhya Hills at भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट स्पेक्टेकुलर शानदार जो है वो रॉक शेल्टर कौन है, भीमबेटका का है ना। भीमबेटका जो कि विंध्या हिल्स में, याद रखना है कि भीमबेटका कौन सा हिल्स में आता है, कौन सा एरिया में आता है, विंध्या रेंज में आता है जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका लोकेटेड 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर जो है साउथ में है। इन एन एरिया 10 स्क्वायर किलोमीटर, एक 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है भीमबेटका। भीमबेटका को ऐसा भी जोड़ा जाता है कि ये भीम का बैठका था, मतलब भीम महाभारत काल में का जो भीम था मतलब वनवास जो मिला था पांचों पांडव को, तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भीम का बैठका लगता था, भीम जो वनवास काल में बैठते थे, इसलिए इसका नाम भीमबेटका पड़ा। अब क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन जो मेनली रूप से हमें याद रखना है कि ये किस लिए फेमस, भीमबेटका रॉक पेंटिंग के लिए, रॉक शेल्टर के लिए फेमस है। Having about 800 रॉक शेल्टर्स, 500 ऑफ which bear पेंटिंग्स। करा कि इसमें जो था करीब ये भीमबेटका में टोटल कितने रॉक शेल्टर्स है, 800, मतलब 800 गुफाएं रेक शेल्टर्स बनाए गए थे, मतलब रॉक शेल्टर्स थे, चट्टानों के जो आश्रय थे, उसमें से 500 में क्या है पेंटिंग बनाया गया था, है ना। और ये किन के द्वारा खोजा गया था, आगे देखो फिर क्या करा इसमें। द भीमबेटका केव, भीमबेटका बेस्ट डिस्कवर्ड इन 1957-1958 बाय एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट BS बाकानकर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, 1957 1957-58 में तो एक आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत ही प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे BS बाकानकर, उन्होंने खोज किया था इस का। एंड लेटर ऑन मेनी मोर वी आर डिस्कवर्ड, उसके बाद भी और बहुत सारे गुफाओं का खोज, रॉक पेंटिंग्स का खोज किया गया था। Bakankar spent several years in surveying these inaccessible hills and jungles to study these paintings। करा बाकानकर जो थे इन सब हिल्स पहाड़ियों में बहुत सारे सालों तक वो इसका खोज करते रहे, है ना, इसके ऊपर स्टडी करते रहे। The themes of paintings found here are of great variety, ranging from mundane events of daily life in those times to sacred and royal images। करा कि ये बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई गई थी, मतलब उस टाइम पीरियड की जो सबसे शानदार पेंटिंग यहाँ पे पाई गई है, जिसमें वो अपना डेली लाइफ जो होता था उसके बारे में उसके ऊपर बनाते थे पेंटिंग। उनका जो थीम, जो मेनली रूप से जो थीम था वो डेली लाइफ, उनके डेली लाइफ में जो घटनाएं घटित होती थी उसके ऊपर वो पेंटिंग बनाते थे, है ना।
जिसमें क्या क्या था, हंटिंग था, इसमें शामिल था। हंटिंग मतलब शिकार करते हुए पेंटिंग बनाते थे, दिखाया गया पेंटिंग में। डांसिंग करते हुए, म्यूजिक, हॉर्स और एलिफेंट राइडर्स मतलब घोड़े और हाथी की सवारी करते हुए। देखो इससे पता लगता है कि उन्होंने जानवर को पालतू बनाना सीख लिया था, तभी तो उसके ऊपर वो उसका राइडिंग कर रहे हैं। एनिमल फाइटिंग, जानवरों को लड़ते हुए दिखाया गया था। हॉनी कलेक्शन, शहद को इकट्ठा करते हुए। डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स मतलब उन्होंने बहुत हाउस होल्ड जो थे घर मतलब गुफाओं को उन्होंने सजाने के लिए, इससे बहुत सारा आर्ट उन्होंने बनाया है। द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन दी बेसिस ऑफ स्टाइल। कह रहा है कि स्टाइल के बेसिस पे जो है वो भीमबेटका का जो रॉक पेंटिंग है, क्योंकि बहुत सारा रॉक पेंटिंग है, 500 रॉक पेंटिंग सेल्टर्स में मिला है पेंटिंग, तो ये बहुत सारा पेंटिंग वहाँ पे मिला है ना। ये इसको स्टाइल के बेसिस पे बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे स्टाइल, टेक्निक और सुपर इम्पोजन के बेसिस पे इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। दीज ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स। इसको 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पीरियड 1 में जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो है था, बाद पीरियड 2 जो मेसोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग जो बना, पीरियड 3 में जो है चालकोलिथिक पीरियड में जो पेंटिंग बना, आफ्टर पीरियड 3 जो है और 4 सक्सेसिव पीरियड उसके बाद भी, बट वी विल कंटिन्यू। अब देखो याद रखना है इसमें, ये देखो भीमबेटका का है, ये भीमबेटका का एंट्रेंस है के, ये एंट्रेंस गेट है भीमबेटका मध्य प्रदेश में। याद रखना है कि भीमबेटका जो है ये क्या है, एक प्री हिस्टोरिक जो है रॉक पेंटिंग है ना। और ये याद रखना ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। याद रखना ये क्या है, भीमबेटका जो है, भीमबेटका जो है ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड यानी ये जो है इंडिया की विरासत नहीं है, सिर्फ इंडिया की ही विरासत नहीं है, पूरे वर्ल्ड की विरासत है, पूरे वर्ल्ड की हेरिटेज है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको जो है 2003 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है ना भीमबेटका। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। गुड नाइट।